शहरों के तेज सफ़र से जब थक जाना तो समय निकालना और वीकेंड्स का वेट करना, और जब वीकेंड आए तो घर पर सो जाना। क्या यही ज़िंदगी है? तो चलिए इस वीकेंड सोते नहीं, प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का। दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पे है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जहाँ पर है संगम। तो संगम में स्नान करने के बाद और वहीं से 200 किलोमीटर दूर बनारस में चलते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज एक मैं बहुत ही सुहाने सफ़र पे जा रहा हूँ। और ये मतलब था नहीं प्लान में वैसे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से खुद ब खुद प्लान बन गया। तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ यार, हर बार बुलावा आता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ प्लान नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, मुझे बुलाया जाता है। और इस बार फिर बुलावा आया है मुझे प्रयागराज से। तो चलिए चलते हैं। बाकी सारी बातें मैं आपको रास्ते में बताऊँगा, क्योंकि अभी निकलना है, लेट हो रहा है, टाइम हो चुका है ट्रेन पकड़ने का। तो मेरी ट्रेन है आनंद विहार से, आनंद विहार पहुँचते हैं, फिर बातें करते हैं। तो मैंने सुना था कि प्रयागराज के संगम में स्नान करने के बाद और वहाँ से बनारस जाकर दर्शन करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो बस यही पुण्य उठाने मैं भी निकल चला हूँ आज। यार पर मुझे तो जाना था बनारस, अब बनारस जाते जाते मैं प्रयागराज से कैसे पहुँच गया। चलिए थोड़ा सा कहानी में ब्रेक लेते हैं और एक अच्छी सी चाय पीते हैं। ये मैंने ली है अमूल से, और यार ये चाय तो बहुत ही गजब थी, मतलब बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया पी के। चलिए तो बारी आ गई है ट्रेन में चढ़ने की। काफ़ी टाइम है अभी ट्रेन को चलने में, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों इतना तेज भाग रहे हैं, जैसे लगता है कि ट्रेन बस निकल चलेगी। डर है। कोई नहीं, अभी हम चलते हैं अंदर। ओह, अभी भी भीड़ है। कोई नहीं। तो मैं टिकट तो करा रहा था डायरेक्ट बनारस की ही, लेकिन मुझे टिकट मिली नहीं यार। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वेटिंग था, और कई जगहों पे रिग्रेट भी था। आरएसी वगैरह मिल रही थी, बट वो 200-300 आरएसी थी, तो सीट मिलना मुश्किल था। तो फिर मैंने अल्टरनेटिव चुना और प्रयागराज तक की ट्रेन बुक करा ली। तो ये है आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज भोर में 4 बजे उतारेगी। तो इसलिए जब जैसे ये प्लान बना, जैसे ट्रेन ये बुक हो गई, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो प्रयागराज से बनारस लगभग 2 घंटे के रास्ते पे है, तो कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं होने वाली। तो मैंने सोचा कि चलो संगम में स्नान किया जाएगा, एक शक्तिपीठ है उनके दर्शन किए जाएंगे, और फिर बनारस की ओर बढ़ा जाएगा। तो चलिए अब आराम करते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह प्रयागराज में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। और ठंड है यार हल्की सी, दिल्ली में इससे कम ठंड थी, यहाँ ठंड लग रही है। और वैसे भी सुबह का वक्त है, अभी बज रहे हैं लगभग 4:30, तो ठंड होना तो ऑब्वियस है। और अभी ट्रेन में भी इसने एसी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि पूछो मत भाई, ये हालत ख़राब हो गई थी। बट चलिए पहुंच चुके हम लोग प्रयागराज। तो अब चलेंगे स्टेशन के बाहर, और वहाँ जाके देखेंगे कि संगम जाने के लिए क्या जुगाड़ मिलता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं संगम में। तो आज ले आओ संगम बुक्स और ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन की नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। संपर्क करें। यार तो अभी सुबह, इतना सुबह है ये
कि ना ही कोई ऑटो मिल रही है, ना कोई बैटरी रिक्शा मिल रहा है, क्योंकि किसी के पास सवारी नहीं है। और संगम जाने के लिए लोगों को सवारी चाहिए। वो छूटते ही बोलते हैं यार आप अकेले, आपको बहुत महंगा पड़े और इतना दूर है, बिना सवारी के हम जाना नहीं चाहते। यार ठीक है भैया, कोई नहीं, आप रास्ता बताते जाइए। तो सब लोग काफ़ी हेल्पफुल है, रास्ता बता रहे हैं अच्छे से, कहाँ से आपको मुड़ना है, कहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी आगे के लिए। तो अभी मैं बताई हुई जगह पे आ चुका हूँ, एक ऐसे चौराहे पे या मेरा In 800 meters, at the roundabout, take the first exit onto Triveni Road. यहीं से गाड़ी मिलेगी संगम के लिए। तो लेट्स सी। बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ संगम घाट की ओर जाने वाले रास्ते के मुख पर। अभी पहुंचा नहीं हूँ संगम घाट, बट अभी उसके रास्ते पे हूँ। मैं मैप देखता हूँ यार कि जाना किधर है, इधर जाना है कि इधर जाना है। अच्छा हुआ मैंने रुककर मैप चेक कर लिया। भाई मुझे तो जाना था राइट में, मैं जा रहा था लेफ्ट में। तो बस यही सीधा लगभग यहाँ से 600-700 मीटर दूर होगा संगम घाट, जो कि है त्रिवेणी घाट नाम है। Head south toward Mahabir Marg. और वैसे वहाँ संगम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग संगम घाट। तो जब तक हम लोग चलते हैं संगम घाट तक, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो मैं तो पहले Head southeast on Mahabir Marg towards Sangam Marg, then turn left onto Sangam Marg. मैंने मतलब बैटरी रिक्शा लिया मैंने चुंगी तक का। चुंगी चौराहे से फिर मैंने एक ऑटो लिया। Turn left onto Sangam Marg, then turn right onto Jagdish Ramp Marg. लगे 20-10 40 रुपये में मैं पहुंच गया संगम घाट स्टेशन से। और आप लोग यहाँ कोहरा देख सकते हैं इस ठंड का। ये मेरा पहला कोहरा है, अभी दिल्ली में कोहरा आया नहीं है, तो यहाँ कोहरा। Make a U-turn, then turn right onto Sangam Marg. दिख रहा है, आगे का विजिबिलिटी बहुत लो है और पीछे का भी देखिए लगभग कुछ साफ नहीं दिख रहा है। बट चलिए चलते हैं। It's like you're in a movie यार, it's too horrifying। कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे पीछे मेरे, कोई भी नहीं है, ओनली मी और मेरी तन्हाई। मुझे थोड़ा सा ना मतलब स्पूकी सा फील हो रहा है यार, थोड़ा सा आई डोंट नो, बट ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मुझे जाना है त्रिवेणी घाट तक, और पता नहीं इधर नदी है कि इधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर क्या है। I'm just walking and walking and walking until I find some kind of ghat or something. Let's see. बाकी I don't think I would be able to bath in this kind of fog. यही छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जो थोड़े से अलग होते हैं। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एक अलग फीलिंग आपको मिलती है। इट्स वंडरफुल एंड हॉरिफाइंग एट द सेम टाइम। तो चलिए आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट पे, जो कि दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो अच्छा है, यहाँ पे लाइट्स लूट्स लगी हुई हैं, तो भाई कुछ समझ में आ रहा है कहीं तो है। अब कहाँ से कौन आ जाए क्या आ जाए कुछ नहीं पता चल रहा भाई, सिर्फ मैप के सहारे चलना है। अब एक बार देखते हैं कि इधर है कि इधर है कि किधर है। तो हमें बोट तो मिल गई आखिरकार, और 120 रुपये में भैया से बात की है। लेकिन आप लोग 120 रुपये में मत जाइएगा भाई, आप लोग जो भी किराया पूरा रहेगा वो दीजिएगा, ठीक है। मैं अकेला हूँ, सुबह हूँ, इसलिए भैया ने डिस्काउंट दे दिया है। आप लोग लेने की कोशिश मत करिएगा, पूरा पैसा दीजिएगा।
लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, कुछ दिख नहीं रहा है और यही खूबसूरती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलेंगे अभी संगम जहाँ होता है वहाँ पे चलकर स्नान करेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने पानी का जो तैराव है वो इतना तेज है। वो है गंगा मैया, ये है यमुना जी और ये है पैगंबर। हमारी बोट से हम लोग आ गए हैं कैसे नहाने की जगह पे। तो उन लोगों ने बीच में ही बोट लगा रखी है और ऐसे इसको मतलब प्रॉपर एक सेटअप बना रखा है संगम पर। और ये नीचे नहाने के लिए ये जो तख्त है नीचे, इस पे आपको जाके खड़े होना है तो कमर तक का पानी आएगा और ये बंधा हुआ है तो क्योंकि ये काफ़ी गहरा है नीचे तो सिर्फ गोताखोर लोग जा सकते हैं, ऐसा भैया ने बोला। तो अभी हम बस चलेंगे, इस पे स्नान करेंगे। इधर गंगा जी, इधर यमुना जी। तो चलिए चलते हैं अंदर। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ संगम पर कि जलों के रंग में अंतर है। जो गंगा का जल है वो थोड़ा सा मटमैला सा है और जमुना जी, ये जमुना जी हैं, वो गंगा जी हैं। तो और जमुना जी का जो रंग है वो थोड़ा सा काला है क्योंकि हाई डेंसिटी इनके जल का जो नेचर है वो है। बहुत ही खूब स्नान तो हो गया, अब चल रहे हैं वापस घाट की ओर। और अब धीरे धीरे कोहरा भी छट चुका है तो अब आपको अच्छे से सब कुछ दिखेगा। तो कितना अद्भुत लग रहा है देखने में। Received on PhonePe. स्नान तो हो चुका है, अब इसके बाद मेरे दो प्लान हैं। एक है बड़े हनुमान जी के मंदिर जाना, वहाँ जाके उनके दर्शन करना, जहाँ एक लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो ये आपको बहुत कम जगह ऐसे देखने को मिलेगा, तो एक उनमें से एक मंदिर यहाँ पर भी है। दूसरा है एक आलोकी शंकरी देवी मंदिर जो एक शक्तिपीठ है, तो वहाँ पे भी मैं जाना चाहता हूँ। पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम का भी कंस्ट्रेन है क्योंकि मुझे बनारस भी पहुँचना है जल्द से जल्द, क्योंकि आगे जाना है कहीं। मैं आपको बताऊँगा वो एक बार जब यहाँ से खाली हो जाएंगे, तो आगे का क्या प्लान है वो पूरा मैं आपको बताऊँगा। बट अभी चलते हैं पहले बड़े हनुमान जी, देखते हैं। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, टाइम लगेगा, तो नहीं करेंगे दर्शन, क्योंकि फिर हम इस गलती की जो पश्चाताप है वो करने हम चलेंगे संकट मोचन हनुमान जी बनारस में। बट उससे पहले अगर यहाँ पे हम दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन आलोकी शंकरी देवी मंदिर तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वही शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा। जो सामने आप जो देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग, ये है पतालपुरी किला, प्रयागराज का ये एक बहुत ही फेमस किला है। अब फेमस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से इसका नाम सुना है। कभी समय होगा ढंग से तो यहाँ पर भी आएंगे घूमने, और पता नहीं अगर ये है भी कि नहीं ओपन टूरिस्टों के लिए, वॉट एवर इट इज़, लेट इट बी। यार हम लोग तो रोड पे आ गए भाई, हमें तो जाना था हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि वहाँ का ही है। मैं बार बार इसको हनुमानगढ़ी मंदिर बोल रहा हूँ, बल्कि वो हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं है, वो बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ जाना था, यहाँ गए। चलिए देखते हैं। क्या हम लोग पहुँच चुके हैं अब बड़े हनुमान जी के मंदिर, और वैसे तो भीड़ ज़्यादा नहीं पता चल रही है, बट अंदर जाके पता चलेगा कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इसी वजह से अब डिपेंड करते हैं यहाँ दर्शन में कितना टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर
हनुमान पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा जिसमें रेगुलर चलती है काफ़ी देर तक। तो तभी बहुत कमाल चीज़ हुई है। मुझे सबने बोला कि इस मंदिर में आज बहुत भीड़ होगी क्योंकि आज है शनिवार और मंगलवार ही तो होते हैं हनुमान जी के, तो इस 2 दिन बहुत भीड़ होनी चाहिए मंदिर में। तो मैं ये सोच के आया कि बड़े हनुमान जी में बहुत ज़्यादा समय लगेगा मेरा। और मैं जैसे ही पहुंचा मैंने देखा कि बिल्कुल खाली है मंदिर, मतलब खाली भी नहीं था, भीड़ है बट इतना ज़्यादा मैनेज था कि ऐसा लगा कि मेरे लिए खुद ब खुद रास्ता बनता गया है और हनुमान जी ने खुद आके अपने दर्शन दिए। बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं और बयां करना मुश्किल है जो फील हुआ है यहाँ पे, बट चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं आलोपी शंकरी देवी मंदिर जो कि एक शक्तिपीठ है। वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहीं चलेंगे। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। चलते हैं अंदर और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं आता है, एकदम खाली। कहा जाता है कि एक बार, तो ये शक्तिपीठ होते क्या हैं पहले ये जान लेते हैं। तो एक बार विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर जो सती माता थे उनके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े 52 जगहों पे जाकर गिरे और जिनको आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये जो 52 पार्ट्स हैं बॉडी के, ये बहुत पूज्य हैं। पूरे भारत में बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग मंदिर आपको ऐसे मिल जाएंगे शक्तिपीठ के। मैं बहुत जगह गया जहाँ शक्तिपीठ थे ऑलरेडी, पर मुझे इसका आइडिया नहीं था। मैंने सोचा था एक बार मैं 12 ज्योतिर्लिंग Your destination is on the left. अपने शक्तिपीठ शुरू करूँगा, लेकिन मुझे अब जाके पता चला कि मैं शायद दर्शन करने के साथ साथ शक्तिपीठ के भी दर्शन कर सकता हूँ। तो चलिए अंदर मंदिर के अंदर चलते हैं, कैमरा बंद करते हैं, फिर निकल के बात करते हैं। ये दर्शन तो हो गए हमारे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए क्योंकि बहुत कम भीड़ थी, मुश्किल से 10-11 लोग रहे होंगे, तो इतना रश नहीं था। अच्छा लगता है ऐसे मंदिरों में रहने पे जहाँ रश ना हो, कि भगवान से थोड़ा सा 1-on-1 चैट हो जाती है। तो चलिए वक्त आ गया यहाँ से निकलने का और अब यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट सिविल लाइंस बस स्टैंड और वहाँ से पकड़ेंगे बस बनारस के लिए और बनारस पहुँचते हैं तब बात करते हैं कि मैं उसके आगे कहाँ जा रहा हूँ। उसके पीछे भी अपनी कहानी है। तो ये हम लोग आके बैठ चुके हैं बस में अब बनारस की। 10 मिनट में चलेगी बट अभी तो खाली है पूरी। सरकारी बस है, ऑलवेज प्रेफर गवर्नमेंट बस। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं पहुंच गया था बनारस और अभी हम लोग जा रहे हैं कैथी धाम जहाँ पे है मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर। और मैं जस्ट अभी बनारस पहुंचा, मैं घर गया अपने चाचा के, वहाँ पे अपना बैग वगैरह रखा और तुरंत भैया के साथ निकल चला हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं तो स्कूटी से जा रहा हूँ, तो मैं आपको वो रास्ता तो नहीं दिखा पाऊँगा जिससे कि आप लोग जा पाएँ, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगी गाड़ियाँ। तो अभी जाम लगा है, तो जाम में फ़ोन छीनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए अभी फ़ोन रखते हैं, इसके बाद निकल के बताता हूँ।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अब कैथी धाम। और ये पीछे मेरे मार्कंडे महादेव, मतलब दिखेंगे नहीं, पीछे मंदिर है, उसके अंदर जाएंगे, वहाँ जाके दर्शन करेंगे। तो मैं आपको रास्ता बता रहा था, तो रास्ता आपका रहेगा, आप उतरेंगे कैंट, ठीक है, वाराणसी कैंट। तो वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी, ऑटो वगैरह भी मिल जाएगी, तो आप दोनों लेकर आ सकते हैं। ऐसे कुछ ज़्यादा इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन गाड़ी पकड़ेंगे कहाँ से, मतलब कहाँ की पकड़ेंगे सॉरी। तो आप गाड़ी पकड़ेंगे गाज़ीपुर की गाड़ी पकड़ के आप उसको बोल दीजिएगा कि कैथी धाम उतार देगा, तो कैथी धाम आके उतार देगा। फिर वहाँ से ऑटो चलता है यहाँ मंदिर तक आने के लिए, मतलब मेन रोड पर उतारेगी बस। तो चलिए चलते हैं ना, बिना डिले किए, और चल के महादेव से मिल कर आते हैं। 221 रुपए का गुप्त दान प्राप्त हुआ है। भगवान मार्कंडेय बाबा की तरफ से सदा आशीर्वाद। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, और फिर बाहर आके बात करते हैं। ये दर्शन तो हो गए, अब बारी है भंडारा करने की। भाई मैं कहीं जाऊँ वहाँ भंडारा और मैं छोड़ दूँ, ऐसा कभी होता है क्या? तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। ये पूरा ले लेता हूँ मैं यहाँ से, फिर बात करता हूँ। तो ये ले लिया हमने अपना प्रसाद, और यार काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, और भूख भी लगी थी। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैंने सोचा था व्रत करके पूजा की जाएगी। तो अब पूजा भी हो गई है, तो अब बारी है इसको खाने की, अपने आप को भी भोग लगाने की। तो चलिए खा के बात करते हैं। चलिए हम लोग के दर्शन तो हो गए, और यार मंदिर की बहुत दुर्दशा की हुई है यहाँ के पंडितों ने, मतलब कीचड़ है, और अंदर जहाँ गर्भगृह है वहाँ तो इतनी ज़्यादा गंदगी है। लेकिन चलो फूलों की गंदगी है, मतलब गंदी वाली गंदगी नहीं है, बट स्टिल ये लॉन्ग टर्म में ना ये बहुत स्टिंग करेगा, तो ये इट्स नॉट गुड। और ये भगवान का मजाक बनाना हुआ है, तो इस मंदिर में महादेव का मजाक ही बनाया जा रहा है पूरे तरीके से। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि ये जो मार्कंडेय जी हैं ये क्यों प्रसिद्ध है। तो मार्कंडेय जो ऋषि थे वो जब पैदा हुए तो उनको आयु दोष था, जिसका मतलब कि उनकी 14 साल की उम्र में मृत्यु हो जानी थी। ऐसा ऐसा पंडितों ने उनके पिताजी को बताया। तो किसी भी माता पिता के लिए ये सुनना कि उनकी बेटे की मृत्यु 14 साल की उम्र में हो जाएगी, ये बहुत दर्द देता है। तो उनके माता पिता यहीं पे पीछे गंगा जी हैं, इसी घाट पे यहाँ पे एक टीला बनाकर रेत से, और उसमें शिव की आराधना करने लगे। 14 साल बीत गए आराधना करते करते, लड़का भी पैदा, मतलब बड़ा हो चुका था, पैदा तो पहले ही हो चुका था, वो बड़ा हो चुके थे मार्कंडेय जी, और वो भी अपने माता पिता के साथ ध्यान में लीन थे। जैसे 14 साल के वो हुए, तुरंत यमराज जी आए उसको उठाने के लिए कि अब चलो मेरे साथ। और जैसे ही वो उनको लेने के लिए आए, तुरंत शिव जी प्रकट हो गए, और उन्होंने यमराज जी को पीछे धकेल दिया, और ऐसे ही जो मार्कंडेय जी हैं वो अमर हो गए। बस इसी कहानी को लेते हुए इस मंदिर को बनाया गया है, और मार्कंडेय जी और शिव भगवान की दोनों की यहाँ पूजा होती है। यहाँ माताएं आती हैं अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने भगवान से, शिव भगवान से, और साथ ही साथ उनकी लंबी आयु और एक अच्छे जीवन की भी कामना करती हैं। तो यही कहानी थी। ये पीछे जस्ट यहाँ पे गंगा जी हैं पीछे। अभी चलते हुए रास्ते में मैं आपको हल्का सा एक झलक दे सकता हूँ गंगा जी का। वैसे तो हम लोग कल चलेंगे बनारस, तो गंगा जी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वक्त आ गया है अब यहाँ से निकलने का। दर्शन हो गए, खाना हो गया, अब वापस घर जाने का। जैसे मैंने आपको बताया था, मंदिर के जस्ट पीछे गंगा जी जाती है। देखिए आपको यहाँ दिख जाएंगी गंगा जी, ये दिखिए आपको, ये रही गंगा जी। तो हल्की सी झलक है, तो यही जस्ट गंगा जी हैं। यहीं पे पीछे वो रेत का उन्होंने टीला बनाकर और भगवान शिव की आराधना शुरू की थी। बस फिर क्या था, बनारस वापस पहुंचकर हम लोग पहुंचे संकट मोचन के दर्शन करने, और उसी के साथ मणि महादेव मंदिर, जहां पर 108 शिवलिंग हैं। सिंस मैं घर पर गया हुआ था तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो वो दिन अपना वहीं ख़त्म करके अगले सुबह हम लोग पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, और वहीं से कूदते फादते घाट होते होते हम लोग पहुंचे ललिता घाट। ललिता घाट पे लंबी लंबी सीढ़ियाँ पार करके हम लोग पहुंचे विश्वनाथ कॉरिडोर, और वहीं पर विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद अपना टूर ख़त्म किया। जहाँ दुनिया सो रही होती है बाकी जगहों पे, वहीं पे दशाश्वमेध घाट पर सुबह का कुछ ये आलम होता है।
इतनी सारी भीड़। और ये भीड़ इस बार आने का मतलब भी है क्योंकि मौका है देव दीपावली का, जो कि आज से लेकर कल तक चलेगी और ये भीड़ से बढ़ती ही जाएगी। अपने सामान की सुरक्षा करें।